नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ओट्सो के बारे में। ओट्सो क्या है, ओट्सो क्यों है और ओट्सो कौन है। वैसे आपको टाइटल देख के समझ तो आ ही गया होगा कि ओट्सो मेरे स्पिरिचुअल गाइड का नाम है, लेकिन स्पिरिचुअल गाइड क्या होता है और मैं ओट्सो से मिला कैसे, या बोलूं ओट्सो से मैं कनेक्ट कैसे हुआ, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये मैं आज शेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ओट्सो मेरे साथ तो बहुत पहले से है, तो आज ही क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा अब्राहम के बैकग्राउंड को जानना होगा, एस्थर हिक्स के बैकग्राउंड को जानना होगा। एस्थर हिक्स के जो हस्बैंड थे जेरी हिक्स, जब उनके लाइफ में यानी एस्थर और जेरी के लाइफ में जब अब्राहम नहीं आई थी, तो जेरी के बहुत हमेशा क्वेश्चंस हुआ करते थे, और जेरी एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत जानने की इच्छा रखा करते थे। तो जेरी का किसी उनकी दोस्त के साथ कांटेक्ट होता है और वो दोस्त उनसे बात करती है और उनको कहती है किसी एक दूसरे इंसान के बारे में जो स्पिरिट से बात करती है और उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ के आपका आंसर दे सकती है। तो वो जेरी को पूछती है कि क्या आपके लिए मैं अपॉइंटमेंट बुक करा दूं। तो जेरी बहुत एक्साइटेड हो गए थे उस वक्त उससे मिलने के लिए और बात करने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एस्थर हिक्स थी वो थोड़ा सा घबरा गई थी और उनके मन में ये थॉट था कि यही दुनिया का इकलौता आखिरी काम होगा जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन स्टिल जेरी चाहते थे, तो जेरी और एस्थर दोनों ही जाते हैं उस जगह पे, और जिस पर्सन से वो मिलते हैं उनका नाम होता है शीला। तो शीला के साथ वो बैठते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद जो उनकी असिस्टेंट होती है वो जेरी को कहती है कि अब आप रेडी रहिए अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए। और इतने में शीला एक मेडिटेशन वाले स्टेट में जाती है और थोड़ी ही देर बाद वो बात करने लगती है। आवाज़ तो उसी की होती है। ये एस्थर का एग्जाम्पल है या एस्थर का एक्सपीरियंस है जब वो अपनी बुक आस्क एंड इट इज गिवन में शेयर कर रही थी। शीला के जो स्पिरिचुअल गाइड थे उसका नाम था थियो। अब आवाज़ तो शीला की थी क्योंकि शीला बोल रही थी, लेकिन एस्थर भी इस बात को समझ चुकी थी कि इस बात के पीछे की जो नॉलेज आ रही है या ये जो बातें निकल रही है ये भले निकल शीला के मुंह से रही है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो कहीं और ही है। जो सोर्स है वो एक्चुअल में थियो है, जिसे आप चाहो तो नॉन फिजिकल एंटिटी भी कह सकते हो। तो जेरी और एस्थर का ये जो अपॉइंटमेंट था वो 1 घंटे का था, और 1 घंटे कैसे देखते ही देखते पार हो गए, उन्हें पता भी नहीं चला। जेरी ने तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन एस्थर हमेशा उस वक्त चुप ही बैठी हुई थी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, और अंदर से वो थोड़ा सा डरी भी हुई थी कि ये क्या चीज़ें हैं। कि उनके 30 साल की उम्र के हिसाब से, यानी उस वक्त जब ये चीज़ें हो रही थी वो 30 अबव थी अपनी एज में। तो इतनी एज में आने के बावजूद भी उनको पहली बार ये चीज़ें पता चल रही थी कि ऐसा भी कुछ होता है, तो उनका माइंड थोड़ा सा परेशान हो गया था इन चीज़ों को लेकर के। फिर जब वो घर जाती है और उस थियो का मीनिंग जब वो ढूंढती है, क्योंकि पहले उसको लगता है, यानी एस्थर को पहले लगता है कि उसने किसी स्पिरिट से बात की है या बैड स्पिरिट से बात की है, तो वो जाती है डिक्शनरी में थियो वर्ड का मीनिंग ढूंढती है, और थियो वर्ड का मीनिंग निकलता है गॉड यानी ईश्वर। ये सुनकर के एस्थर रिलैक्स हो जाती है, ये सोचते हुए कि मैं तो इतने टाइम से ये सोच करके डर रही थी कि मैं कोई इविल स्पिरिट से बात करके आई हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैंने तो बात गॉड से की है। तो अब इस जगह पे एस्थर भी एक्साइटेड हो जाती है वापस शीला और थियो से बात करने के लिए, और जेरी को कहती है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए। और इसी बीच में उनको एक किताब भी मिलती है जिसका नाम होता है सेथ स्पीक्स बाय जेन रॉबर्ट्स। और सेथ स्पीक्स वाली जो किताब होती है ना, वो थियो से मिलने से पहले उनको मिलती है, और इसी से उनको पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है। और क्योंकि उस वक्त जो सेथ स्पीक्स के ऑथर होते हैं जेन रॉबर्ट्स, वो तब तक फिजिकल लाइफ छोड़ करके जा चुके होते हैं, तो उनको ये आंसर्स नहीं मिल रहे होते। तब उनको शीला मिलती है जिनके थ्रू वो थियो से बात करते हैं, और जब उनका अपॉइंटमेंट ओवर होता है, यानी अपॉइंटमेंट जब ओवर होता है जेरी और एस्थर का थियो के साथ, तो जो शीला की असिस्टेंट होती है वो पूछती है जेरी और एस्थर से कि क्या आप और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एक लास्ट क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। फिर शीला अपनी आंखें खोल लेंगी तो ये आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। अब उस जगह तक जेरी के क्वेश्चंस खत्म हो चुके थे और एस्थर के पास कोई क्वेश्चन ही नहीं था, तो दोनों चुप बैठे थे। तो फिर उसके बाद जो असिस्टेंट होती है वो खुद ही जेरी और एस्थर से पूछती है कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना चाहते हो। तो इस पे अब्राहम यानी एस्थर और जेरी कहते हैं कि हाँ हम जानना चाहते हैं। तो इसके आंसर में शीला कहती है कि आप एक क्लोरिडेंट एक्सपीरियंस फील करोगे और ये आपको खुद बताया जाएगा, यानी हमें ये कहा गया है कि हम आपको आपके स्पिरिट गाइड का नाम नहीं बता सकते, आपको ये खुद ढूंढना पड़ेगा, और ये आप बहुत एक बेटर एक्सपीरियंस होगा या एक बहुत सरियल एक्सपीरियंस होगा जहाँ पर आप इसको खुद से फील कर पाओगे, खुद से जान पाओगे उसका नाम। और इसी बीच में जब वो वापस आते हैं उस जगह से, तो 2 चीज़ें उनको पता चलती है, क्योंकि जेरी ने एक क्वेश्चन उनसे पूछा होता है थियो से कि हम अपनी लाइफ को और भी इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं और बेटर कैसे कर सकते हैं। तो इसके आंसर में जो थियो देते हैं उनको आंसर, वो कहते हैं मेडिटेशन और एफर्मेशंस। अब इन 2 चीज़ों की वजह से आप अपनी लाइफ में पूरी चेंजेस ला सकते हो, जिस तरह की चेंजेस चाहो उस तरह के चेंजेस ला सकते हो, आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। तो मेडिटेशन का मतलब भी एस्थर को उस वक्त तक नहीं पता था। तो फिर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मेडिटेशन का मतलब क्या है।
तो थियो ने उनको आंसर किया था कि एक कंफर्टेबल जगह पे जा करके बैठ जाओ, एक शांत जगह पे जहाँ पर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, वहाँ पर एक कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन करके बैठ जाओ अपनी पोजीशन में और अपनी आंखें बंद कर लो। और जब आप अपनी आंखें बंद करोगे अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, और जब आप अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दोगे तो ध्यान अगर आपका थॉट्स की तरफ जाता है, जो कि जाना ही है, जो जब वो थॉट्स की तरफ जाएगा आपको वापस उसको ब्रीदिंग पे ले आना है। बस आप इतना ही कंटिन्यू करते रहो डेली 15 मिनट। और वहीं पर उसको कहा जाता है, यानी जेरी और एस्थर को कहते हैं थियो कि आप दोनों साथ में करो, आप दोनों के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा जब आप साथ में करोगे। और एफर्मेशन भी जो उन्होंने दी थी मुझे याद है, यानी वो एफर्मेशन उन्होंने इस तरीके से अब्राहम को या एस्थर को कहा था कि इस तरीके से अफर्म करो कि आई, अपना नाम लेते हुए कि आई एस्थर एंड जेरी, या अगर मैं ये एफर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ तो आई भी यूज़ कर सकता हूँ, या आई गगन कह के यूज़ कर सकता हूँ, या आप देख रहे हो तो अपना नाम लेकर के इसको यूज़ कर सकते हो। आई सी एंड ड्रॉ टू मी थ्रू डिवाइन लव दोज बींग्स हु सीक इनलाइटमेंट थ्रू माई प्रोसेस, द शेयरिंग विल एलिवेट अस बोथ नाउ। ये एफर्मेशन उनको दी गई थी जो उन्होंने यूज़ की होगी ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बताया था उस जगह पे कि जब वो घर गए तो उसके नेक्स्ट 9 मंथ्स तक उन्होंने एक भी दिन मेडिटेशन का मिस नहीं किया। और जेरी और एस्थर ने दोनों ने ही साथ में ही मेडिटेशन करना स्टार्ट किया जिस तरीके से थियो ने उनको सिखाया था। और उसके बाद जब वो मेडिटेशन करने बैठते थे तो उनको वही बात याद आती थी स्पिरिचुअल गाइड वाली, तो वो क्वेश्चन मेडिटेशन से पहले पूछ लिया करती थी एस्थर, क्योंकि थियो ने उन्हें खुद बताया था ये इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं, जब आप अगर अपना स्पिरिचुअल गाइड जानना चाहते हो कि कौन है तो आप इस तरीके से मेडिटेट करोगे। तो वो मेडिटेशन से पहले क्वेश्चन पूछा करती थी और उसके बाद थियो को फॉलो करते हुए उनके मेडिटेशन को फॉलो करती थी। जैसे वो मेडिटेशन में कहते थे कि अब अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो और ध्यान जब बाहर जाए वापस ब्रीदिंग पे ले आओ। तो पूरे परफेक्ट तरीके से एस्थर और जेरी उसको फॉलो किया करते थे और साथ में ही मेडिटेशन कर रहे होते थे। तो इस बीच में स्टार्टिंग में उनको कुछ फील नहीं होता था, नॉर्मली वो मेडिटेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि उनकी बॉडी में वो चीज़ फील हो रही है, एक नॉन फिजिकल कॉन्टैक्ट उनको फील होने लगा था। लेकिन वो क्योंकि थियो के इंस्ट्रक्शंस को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रही थी तो अब्राहम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब्राहम उनको थॉट्स के तौर पे कांटेक्ट करने की कोशिश करते थे और थियो की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग एस्थर अपना ध्यान हटा लेती थी और वापस अपना ध्यान ब्रीदिंग पे ले आती थी, जिसकी वजह से अब्राहम क्या कहना चाह रही है, किस तरीके से कांटेक्ट करना चाह रही है, वो एस्थर समझ नहीं पाती थी उस वक्त। लेकिन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था और व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज बी गिवन, जब कोई आप यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछते हो या कुछ भी मांगते हो तो यूनिवर्स कभी भी रुकता नहीं है उसको आपको देने से, तो यूनिवर्स तो वो दे ही रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बाहर से आती है, ये आपके अंदर ऑलरेडी होता है। दुनिया के हर एक इंसान का नॉन फिजिकल के साथ कनेक्शन है, हर किसी के पास अपना एक पर्सनल अब्राहम हो सकता है। तो वो थियो के इंस्ट्रक्शंस को इतना फॉलो करती थी कि अब्राहम उनको थॉट्स के थ्रू नहीं दे पाती थी। तो इसके क्या होता था, इस जगह पे अब्राहम उनके सर को रोल करती थी, यानी जब वो मेडिटेट करती थी तो उनका हेड रोल होता था या उनकी बॉडी रोल होती थी। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि आपकी जो नाक है, नाक को अगर मैं आपको बोलूँ कि अपनी नाक से अपना नाम लिखो आप अपने ब्लैक बोर्ड पे या किसी भी जगह पे आप अपना नाम लिखो सामने अपने नाक से, तो आप अपने नाक को यूं घुमाओगे और स्पेलिंग क्रिएट करने की कोशिश करोगे। तो उसी तरीके से जब एस्थर बैठती थी अपने मेडिटेशन में तो वो नेक रोल या उनका हेड रोल इस तरीके का होता था कि वो अपने नोज़ के थ्रू यानी अपनी नाक के थ्रू हवा में वो लेटर लिख रही होती थी। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा उनके लिए डरावना भी था, लेकिन उन्होंने फिर जेरी को आवाज़ लगाई और उसके बाद इसके बारे में बताया कि मैं अपने नाक से अपने लेटर्स लिख रही हूँ। फिर अचानक से एक दिन सोए सोए उनको ये कनेक्शन फील हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग कि वो जा करके अपने टाइपराइटर पे बैठ गई और जब टाइपराइटर पे बैठी तो खुद ब खुद उनकी उंगलियां चलने लगी और उंगलियां जब उनकी टाइपराइटर पे चलने लगी तो उस टाइपराइटर में खुद ब खुद ये टाइप होने लगा कि हेलो, आई एम अब्राहम, आई एम योर स्पिरिचुअल गाइड, आई एम हेयर टू गाइड यू, आई लव यू एंड वी विल राइट अ बुक टुगेदर। और इस तरीके से उनका फिर पहला कॉन्शियस कनेक्शन हुआ अब्राहम के साथ और उसके बाद से उनकी बातें होने लगी अब्राहम के साथ, जहाँ पर वो क्वेश्चन और आंसर्स लिखने की कोशिश करते थे यानी जानने की कोशिश करते थे। तो जब अब्राहम के साथ उनका पहला कांटेक्ट हुआ था और अब्राहम ने जब उनको कहा था वी विल राइट अ बुक टुगेदर, तो वो बुक कौन सी थी? वो बुक है आस्क एंड इट इज गिवन, जो मैंने सबसे पहली बार अब्राहम के बारे में पढ़ी थी और वही बुक से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था अब्राहम कौन है। और ये जो मैंने बताया है आपको ये उनके इंट्रोडक्शन में ही आपको मिल जाएगा, इंट्रोडक्शन टू अब्राहम, और उनकी वेबसाइट पे भी abrahamhicks.com में इंट्रोडक्शन टू अब्राहम की ऑडियो है पूरी। तो इस जगह पे अगर आप देखोगे तो एस्थर हिक्स ने आस्क एंड इट इज गिवन को नहीं लिखा है, अब्राहम हिक्स ने आस्क एंड इट इज गिवन को लिखा है। और अब्राहम हिक्स इंसान नहीं है, अब्राहम हिक्स नॉन फिजिकल है। और इसीलिए भी मैं बोलूँगा मेरा ट्रस्ट अब्राहम की टीचिंग्स पे बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जब मुझे पता चला था ना कि अब्राहम नॉन फिजिकल है, इंसान नहीं है, नॉन फिजिकल है, तो उस वक्त मैं इस बात को बिलीव कर पाया था इजीली कि हाँ इंसान हो सकता है, इंसान गलत हो सकता है, इंसान से गलती हो जाए, हो सकता है इंसान किसी चीज़ को गलत तरीके से बता दे या इंटरप्रेट कर दे या मैनिपुलेट कर दे।
लेकिन क्योंकि अब्राहम इंसान नहीं है तो सोर्स के थ्रू जो भी चीज़ें आएंगी वो हमेशा ओरिजिनल ही होंगी। लेकिन एक चीज़ स्टार्टिंग में ही अब्राहम ने बोली थी कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो किसी भी तरीके से तो हमेशा खुद की सुनो। इवन अब्राहम की भी मत सुनो, सिर्फ अपनी सुनो। अगर आप सिर्फ अपनी सुनोगे मतलब अपने इनर बीइंग की सुनोगे, अपने नॉन फिजिकल की सुनोगे, और जब आप वो सुनोगे आप अपने लाइफ में हमेशा आगे ही बढ़ोगे। क्योंकि एस्थर भी इंसान है। अब अब्राहम के जब थॉट्स उनको मिलते हैं तो वो पूरी तरह से जिस भी ट्रांसलेशन वर्ड में उसको ला सकती है वो लाती हैं, लेकिन क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है तो हो सकता है कभी कभार उनके वर्ड्स में एरर हो जाते हो। तो इसीलिए अब्राहम कहती है कि हमेशा अब्राहम की भी मत सुनो, हमेशा एस्थर की भी मत सुनो, हमेशा अपनी सुनो। अब अब्राहम ने ये चीज़ सिखाई है कि आप अपना कॉन्शियस कनेक्शन कैसे बना सकते हो उस यूनिवर्स के साथ, उस इनर बीइंग के साथ, उस नॉन फिजिकल के साथ। और ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अपनी अब्राहम हो या आपका थियो हो, आपका ये जरूरी नहीं है कि आप उससे चैनल करो या उससे बात करो। ये जरूरी है कि बस आपका कनेक्शन आपके इनर बीइंग के साथ या आपके यूनिवर्स के साथ होना चाहिए। एक तरीके से इसका कनेक्शन ऐसा है कि आपके घर में मान लीजिए नल है, नल में से आप पानी निकालते हो, लेकिन नल की जो टंकी है वो आपकी छत के ऊपर है। अब टंकी और आपका नल दोनों कनेक्टेड है। अब पानी का जो सोर्स है वो आपकी टंकी है, उसका भी एक बड़ा सोर्स है। जैसे हमारे यहाँ जुस्को का वाटर होता है यानी टाटा कंपनी का, तो टाटा कंपनी के पास अपनी एक बड़ी टैंकर है जिससे वो पूरे शहर को पानी देते हैं। तो शहर वाले जो लोग रहते हैं उनके घर पे एक टंकी है, तो यहाँ पे हम सोर्स एक टंकी को देख रहे हैं जहाँ पे सारा पानी स्टोर है। अब उस टंकी से पानी निकालने के लिए मैं टंकी में बाल्टी नहीं डालूंगा, नल को कनेक्ट करूंगा, यानी नल उस टंकी के साथ कनेक्टेड है। मैं नल ओपन करूंगा, टंकी का पानी नल में ही आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपका जब कनेक्शन बनता है ना आपके इनर बीइंग के साथ, तो वो सोर्स है, वो सोर्स के साथ जब आपका कनेक्शन बनेगा तब आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ पाओगे। वो कनेक्शन नहीं बनेगा आप नहीं बढ़ पाओगे। और अब्राहम ने आस्क एंड इट इज गिवन को भी इसी तरीके से लिखा था कि अब्राहम सिर्फ और या बोलो एस्थर सिर्फ और सिर्फ टाइपराइटर के सामने बैठी, उन्होंने अपनी उंगलियों को टाइपराइटर के ऊपर लिखा और उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनकी उंगलियां खुद ब खुद टाइप करती गई और आस्क एंड इट इज गिवन किताब बनी। और जब वो लोगों तक पहुंची तो एक टीनेजर लड़का था कोई, उसका उनके पास मेल आया या कांटेक्ट उसने किया, और उस लड़के ने कहा कि जब वो स्टार्ट कर रहा था अब्राहम को सुनना या उसको पढ़ना, तो स्टार्टिंग में लग रहा था कि अब्राहम रियल नहीं है, सिर्फ मजाक कर रहे हैं या एक गलत वे में इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समझता गया टीचिंग्स को तो उसे ये बिलीव होता गया कि नहीं अब्राहम सच है, और ये सच में है कि ये नॉन फिजिकल ही है। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जिसके अंदर 0% जजमेंट हो, जो कि अब्राहम के अंदर थी। कुछ भी सही गलत नहीं, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं, किसी को लेकर के शिकायत नहीं, किसी को लेकर के जजमेंट नहीं। तो दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ नॉन फिजिकल ही हो सकते हैं। तो उसी वक्त ये चीज़ उनको भी बहुत अच्छी लगी थी, एस्थर और अब्राहम को भी और जेरी को भी। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस भी अपना शेयर किया था कि इस तरीके से किसी ने उनको बताया था कि कैसे उनको अब्राहम के थ्रू आंसर्स मिले और उन्होंने अब्राहम पे बिलीव किया। और यही चीज़ मुझे भी लगी थी जब मैंने स्टार्टिंग में उनको पढ़ा था कि वो उनकी टीचिंग्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और बहुत ज़्यादा यूनिक थी, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसको शेयर किया गया था कि कोई भी ये बिलीव कर पाए स्टार्टिंग में कि हाँ इसको फॉलो करेंगे तो लाइफ चेंज होनी ही है, क्योंकि ये कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देने वाली चीज़ थी। बाकी उसके बाद अब्राहम बट से मेरा भी इसीलिए कनेक्शन हुआ ना क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी हुई थी, और बाइबल जब मैंने पढ़ी थी तो उसमें दो चीज़ें मेरी स्टार्टिंग में मेरे माइंड में हिट की। क्योंकि जब आप बाइबल ओपन करते हो ना तो स्टार्टिंग ही उसकी अब्राहम से होती है। अब बाइबल वाले जो अब्राहम है वो डिफरेंट है, ये अब्राहम टोटली डिफरेंट है, लेकिन ये नाम जो है ना, ये नाम ने कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट कर दिया। और दूसरा ये है कि बाइबल की ही एक पंक्ति है कि जब भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जब भी तुम दरवाजा खोलोगे या दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। अब ये पंक्ति बाइबल की ही है, लेकिन मुझे वर्ड टू वर्ड पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन मीनिंग इसका यही है कि जब भी आप मांगोगे आपको दे दिया जाएगा, जब भी आप दरवाजा खटखटाओगे आपके लिए दरवाजा खोला जाएगा। तो यही जो स्टार्टिंग की लाइन थी ना, जब भी आप मांगोगे आपको दे दिया जाएगा। तो और अब्राहम की बुक का जो नाम था व्हेनेवर यू आस्क इट इज ऑलवेज गिवन, यानी आस्क एंड इट इज गिवन बेसिकली उनकी बुक का नाम है। और इन दो चीज़ों से मैं ये चीज़ मान पाया कि हाँ अब्राहम जिसकी बात कर रही है वो गॉड की ही बात कर रही है, इविल की बात नहीं कर रही है। क्योंकि जब तक मैं बाइबल जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त मेरे माइंड में भी ये चीज़ होता था गुड और इविल का। और अब्राहम ने भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो डेविल या इविल नाम की हर चीज़ों से हमेशा दूर रहना पसंद करती है। और सेम मेरा भी होता था। जैसे अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे या मेरी एंजल नंबर्स वाली वीडियो देखोगे तो 1 से लेकर के 111 से लेकर के 999 तक मैंने बनाई है वीडियो और उसके बारे में बात की है। लेकिन 666 जो नंबर होता है उसको मैंने अवॉइड किया था उस जगह पे, क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग वो लूसीफर है जिसको भगा दिया गया था, जिसको फॉलन एंजल कहा जाता है। तो जब स्टार्टिंग हुई थी अब्राहम को पढ़ने की, आस्क एंड इट इज गिवन को पढ़ने की, तो इस चीज़ से मैं रिकनेक्ट बोलो इसी तरीके से कर पाया क्योंकि वहाँ स्टार्टिंग नाम अब्राहम से थी और दूसरा आस्क एंड इट इज गिवन के नाम से थी। और जो थियो के बारे में उन्होंने कहा था कि थियो का मीनिंग भगवान होता है, तो ये भी मैंने सर्च किया था, तो उसका मीनिंग एक्चुअल में भगवान होता है।
तो ये चीज़ें जब मेरे माइंड में कनेक्ट की ना, तभी मैं अब्राहम के ऊपर बिलीव कर पाया। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ दिखी तो मैंने स्टार्टिंग ही कर दी उस चीज़ को करने की। मेरे पीछे का बैकग्राउंड जो था वो मुझे अलाउ कर रहा था इस डायरेक्शन में जाने के लिए। अदरवाइज़ मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करता जो बाइबल के अगेंस्ट हो, या समझ लो ईश्वर के अगेंस्ट हो। तो उस वक्त तक मैं बाइबल पढ़ रहा था और बाइबल मैंने पढ़ी थी, तो मेरे थ्रू आप मान लो वो एक बुक मेरे लिए आंसर्स के तौर पे ही आई थी। तो मैं उस पर बिलीव कर पाया, उसको स्टार्ट किया फॉलो करना, और जैसे अब्राहम ने मेडिटेशन सिखाया था उसी तरीके से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। और मेडिटेशन से पहले ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे स्पिरिचुअल गाइड कौन है, क्योंकि मुझे भी मेरा स्पिरिचुअल गाइड चाहिए था, और जैसा अब्राहम का एक्सपीरियंस था मुझे वैसा ही चाहिए था, क्योंकि मैंने वैसा एक्सपेक्ट किया था। अब जैसे अब्राहम अपने आप को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कहती है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारी फिजिकल फैमिली है, जैसे बहुत लोग हैं हमारे अराउंड जो हमारी फैमिली है, उसी तरीके से नॉन फिजिकल है, नॉन फिजिकल की फैमिली है। अब्राहम जो है वो सिंगल पर्सन नहीं है, वो बहुत लोग हैं, पूरी एक नॉन फिजिकल फैमिली है जिसको हम अपनी लाइफ में एक सिंगुलर वर्ड में ले आते हैं। अब क्योंकि उसका नाम थियो था तो अब्राहम ने यानी एस्थर ने ये सोचा था कि मेरे वाले का नाम भी सिंगल वर्ड में ही होगा, तो उनको अब्राहम नाम मिला। तो उस वक्त तक मैं भी सोचता था कि मुझे भी सिंगल वर्ड में मिलेगा, तो मुझे ऑट्सो वर्ड मिला। और एस्थर और जेरी या अब्राहम कहते हैं इस जगह पे। अब्राहम जो है वो एस्थर और जेरी की पर्सनल मैनिफेस्टेशन है, वो हर किसी के लिए सेम नहीं होती है, क्योंकि जेरी एक ऐसे इंसान थे जो बहुत जिज्ञासु इंसान थे, बहुत ज़्यादा सवाल पूछने वाले इंसान थे। और वहीं दूसरी तरफ एस्थर क्या थी, एस्थर बहुत अच्छी रिसीवर थी। उसके मन में या एस्थर के मन में किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग्स नहीं थी, बहुत जजमेंट नहीं था, एक ओपन माइंडेड लेडी थी, इसलिए वो रिसीव कर पाई। यानी अगर आप देखोगे तो अब्राहम को समन किया गया जेरी और एस्थर दोनों की तरफ से, तो इसीलिए ये अब्राहम जो कॉम्बिनेशन आता है, ये अब्राहम की जो फैमिली आती है इस जगह पे, जेरी और एस्थर दोनों की मैनिफेस्टेशन है। तो जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था तो मुझे भी बस यही क्वेश्चन था कि मुझे मेरे स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना है। अब वो कैसे आएगा, क्यों आएगा, मुझे नहीं पता, कब आएगा ये भी नहीं पता। और बेसिकली मैं इतना ही समझ रहा था क्योंकि मैं सिंगल हूँ, तो यहाँ पे मेरे खुद का ही है जो है, तो अब्राहम या जो भी नॉन फिजिकल मुझसे कांटेक्ट करेंगे उस जगह पे मैं भी अपने नोज ही हिला के उसको समझूंगा, यही सोच रहा था मैं। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत जोर लगाता था, हेड रोल बहुत होता था, बॉडी रोल बहुत होती थी, लेकिन उस वक्त मैं समझ नहीं पाता था। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन में कंटिन्यू होने लगा मुझे एक नाम मिल गया ऑट्सो, जो मैंने अपनी नोज से ही स्पेलिंग करते हुए बनाया था, OTSO। तो जब ये बना उसके बाद मैंने उसको देखा तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कोई नाम एग्जिस्ट भी करता है, तो अब इसको कंफर्म करना था। जब मैं मेडिटेशन करके उठा मुझे ऑट्सो नाम मिला, तो ऑट्सो को मैंने सर्च किया कि ऑट्सो क्या होता है, तो फिर मुझे एक्चुअल में पता चला ऑट्सो का मतलब होता है स्पिरिट। और ऑट्सो कोई ऐसी स्पिरिट नहीं है, ऑट्सो एक बेयर स्पिरिट है, यानी भालू जो होते हैं, भालू की एक अपनी फैमिली होती है जिसमें पोलर बियर भी आता है, नॉर्मल बियर भी आते हैं, बहुत सारे भालू वाली चीज़ें आती है। और फिनलैंड में इसकी पूजा की जाती है, यानी फिनलैंड एक कंट्री है जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसको किंग ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है, एक गॉडली फिगर की तरह इसको देखा जाता है। इसके बारे में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और जब मैंने सर्च किया था तो मैं भी हैरान रह गया था कि ये देखकर, क्योंकि मैंने पहली बार ये वर्ड ही सुना था कि ऐसा भी कुछ वर्ड होता है। और उसके बाद जब सर्च किया तो एक्चुअल में वो स्पिरिट है, तो मुझे यकीन हो गया इसके बारे में। और उसके बाद फिर मैंने इसको अपने तक ही रखा, कुछ लोगों को बताया था, लेकिन वो उस वक्त की क्लासेस में हुआ करते थे, उनको मैंने बताया था। ओपनली मैंने कभी भी चैनल पे इस बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त तक मेरा मोटो बस इतना होता था कि मैं लोगों को सिखाऊं और लोगों को ये बताऊं कि मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस कितनी है लाइफ में। अब ये तो मेडिटेशन को लेकर के मेरे एक्सपीरियंसेस थे, मैं ये नहीं चाहता था कि लोग यही एक्सपीरियंस करें, अनलेस उनकी अपनी मर्जी हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं थोप नहीं सकता या कह नहीं सकता कि आप भी ये चीज़ करो, क्योंकि स्पिरिचुअल गाइड तो मुझे आगे चल करके मिले थे। मेडिटेशन से लाइफ तो मेरी पहले ही चेंज हो चुकी थी। और यहाँ पर एक चॉइस भी होती है, फ्रीडम भी होती है आपके पास कि आपको जानना है कि नहीं आपका फ्रीडम, या आपको जानना है कि नहीं आपका स्पिरिचुअल गाइड कौन है। अगर जानना है तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलेगा नहीं। और मुझे जानना था तो मुझे मिला, लेकिन अब ये चीज़ें बोलने में अगर मैं बोलूँ तो हो सकता है लोग डर जाए या लोग समझ ना पाए इस बात को, तो ये सोच करके मैं पहले शेयर नहीं करता था। अब क्योंकि अब्राहम की वो बात याद आ जाती है कि हम आपसे जब बात करते हैं तो बहुत सारे लेवल्स पे एक साथ बात करते हैं, लेकिन आप उन्हीं बातों को सुन सकते हो जिस वाइब्रेशनल स्पीड में आप हो, और उन्हीं को समझ सकते हो। अब्राहम की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि जो पर्सन इस किताब को पढ़ेगा, हर एक पर्सन को सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा फर्स्ट रीडिंग में, किसी को ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, किसी को कम रिजल्ट मिलेगा, किसी को बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसकी पावर को समझ जाएगा, इसकी टीचिंग को समझ जाएगा और हर बार उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो हर बार उसको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो यही सोचते हुए मैंने इस वीडियो को भी बना दिया। और इससे पहले तक मैं उससे बात नहीं करता था, यानी ऑट्सो से स्टार्टिंग में थोड़ा सा कांटेक्ट हुआ, चैनलिंग हुई जिस तरीके से अब्राहम और एस्थर के बीच में होती है, लेकिन अब वो कॉन्शियस कनेक्शन मैं बना नहीं पा रहा था। और उसी बीच में बोलूँगा तो मेरा कनेक्शन जगन्नाथ जी से भी हो गया और अब्राहम से भी मैं स्ट्रांगली कनेक्टेड हो ही गया था। तो नॉन फिजिकल आंसर्स तो मुझे मिल रहे थे अब्राहम के थ्रू,
लेकिन मोर ऑफ मैं अब्राहम से बात करता था या अब्राहम का नाम लेकर के बात करता था या जगन्नाथ जी को प्रे करता था, तो वैसे ही मुझे हमेशा मेरे आंसर्स मिल जाते थे। तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं लगी कि मैं डायरेक्टली इस तरीके से पूछूँ ऑटसो से। तो धीरे धीरे मुझे आगे जब मैं बढ़ने लगा अपनी जर्नी में, वापस से मैंने आस्क एंड इट इज़ गिवन किताब स्टार्ट की। कुछ कॉन्ट्रास्ट थे लाइफ में जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं शेयर नहीं करूँगा कभी, लेकिन उसके आंसर्स मुझे भी जानने थे। वो आंसर्स जानने के लिए फिर मैंने रीडिंग्स देखनी स्टार्ट कर दी। अब टैरो रीडिंग मैं देखता नहीं हूँ मोस्टली, मुझे ऐसा नहीं है कि उसमें ट्रस्ट नहीं है या ऐसा नहीं है कि वो गलत बताते हैं, वो सही बताते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अपने अंदर ही जब आपके सारी चीज़ें होती है तो आपको बाहर आंसर्स ढूंढने की उतनी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो नहीं है कि मैं इतना अवेयर हूँ या मैं इतना कनेक्टेड हूँ अपने इनर बीइंग के साथ, मैं डायरेक्टली भी उस आंसर्स को जान सकता हूँ। मुझे किसी सेकेंडरी पर्सन की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद मैंने आज ऑटसो से बात की, और मैं कभी भी बॉडी शेक नहीं होती है मेरी मेडिटेशन करते समय, ये मैं आपको बता दूँ। स्टार्टिंग में होती थी लेकिन उसके बाद से कभी भी नहीं हुई है मुझे बॉडी शेक या हेड रोल जो मेडिटेशन करते वक्त होता है। लेकिन आज मुझे जैसे आया ना इंटेंशन कि आज मुझे ऑटसो से बात करनी ही करनी है। अब मैं ये भी बता दूं, मेरा उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है ऑटसो के साथ जितना एस्थर और अब्राहम का है, लेकिन मैं अपने आंसर समझ लेता हूँ, इतना तो है। तो मैं इमीडिएटली बैठा, आंखें बंद की, मैंने कहा ऑटसो मुझे तुमसे बात करनी है, अपनी एनर्जी को मेरे साथ कनेक्ट करो और मेरे साथ आओ और मेरे सवालों का जवाब दो। और उसके बाद मैंने ब्रीदिंग की और इमीडिएटली मेरी बॉडी शेक होने लगी। मैं समझ गया कि हाँ ऑटसो आ गया है, अब मैं उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अब कुछ टाइम के लिए तो मैं ब्लैंक हो गया, मुझे लगा कि अब तो मेरे मन में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे और उसके बाद उसको बोला कि आंसर दो। अब उसका आंसर कितना सही है वो तो आने वाले टाइम में मुझे पता चल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन का भी आंसर मैं इमीडिएटली जानना चाहता था कि अभी का जो चीज़ है, यानी मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ कब तक होगी, तो उसने कुछ टाइम बताया, कुछ डेट बताई, तो वहाँ तक के लिए मैं रुक गया। हाँ ठीक है, वो फ्यूचर में डेट है तो फ्यूचर में वो हो जाएगा। तो मैंने फिर ऑटसो से यही क्वेश्चन पूछा कि आज मैं कौन सी वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वीडियो में लाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूं, क्या ये सही समय है आज कि मैं आज इस बारे में बात करूं। तो आंसर आया हाँ। तो उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई आज कि हाँ ऑटसो कोई है, और उसके साथ ये मेरा इंटेंशन हो गया कि हाँ अब मैं ऑटसो से क्वेश्चंस भी पूछा करूँगा, अपने लिए भी आपके लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली है कि मेरा कनेक्शन अभी स्ट्रॉन्ग मुझे उतना करना होगा, तो मैं आपको ये आंसर्स दे सकता हूँ इंट्यूटिवली। तो अब आगे की ऑटसो की जर्नी जो रहेगी मेरे साथ वो तो अमेजिंग रहेगी ही, क्योंकि हमेशा से रही है, लेकिन मैंने हमेशा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। तो अब मैं इस पर फोकस्ड हूँ, ऑटसो से बात करना चाहता हूँ, ऑटसो से बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। इन फ्यूचर देखते हैं कि ऑटसो के कैसे आंसर्स रहते हैं, जिसके थ्रू हमारा कंटेंट में क्या चेंजेस आते हैं, मेरी वीडियोस में या मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। और हो सकता है कि आप में से जो लोग ये वीडियो देख रहे हो वो इतने इंट्यूटिव हो या उनको अपने स्पिरिचुअल गाइड के बारे में पता हो, क्योंकि बहुत सारे टैरो रीडर भी ऐसे होते हैं ना जो चैनल करते हैं और उनको चैनलिंग के बारे में पता होता है और चैनल्ड मैसेज निकालना भी जानते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।